नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो बजट सत्र के दूसरे फेज का आज दूसरा दिन है और स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में आज चर्चा हो सकती है। तो विपक्ष चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी प्रस्ताव की तैयारी में है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आज दूसरा दिन है और आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा संभव है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी में है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। तो अगले हफ्ते प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सत्र के पहले दिन राज्यसभा लोकसभा में विपक्ष ने अमेरिकी, इजराइल और ईरान जंग के हालातों और भारत पर इसके असर पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। देश के ऊर्जा संकट पर चर्चा की मांग की गई। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि स्पीकर के खिलाफ मोशन, विपक्ष के मोशन पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं। वो चर्चा करे, लेकिन विपक्ष दूसरा मोशन ले आया है जिसका विदेश मंत्री ने दोनों सदनों में बहुत अच्छे से जवाब भी दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनके पास भारतीय जनता के हितों को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरी बात याद रखिए, वो संसद में नहीं आएंगे। तो स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर आज लोकसभा में चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजट सत्र के दूसरे फेज का दूसरा दिन आज है। कल भी सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष लगातार ओम बिरला के खिलाफ एकजुट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा संभव है। विपक्ष चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी प्रस्ताव की तैयारी में है। तो बजट सत्र के दूसरे फेज का दूसरा दिन आज है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं विपक्ष चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान इजराइल वॉर के बीच सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। 21 नहीं, अब 25 दिन बाद ही एलपीजी की बुकिंग की जा सकेगी। तो ईरान इजराइल युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में तेल आपूर्ति पर मंडराते खतरे के बीच मोदी सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब उपभोक्ता को पिछले रिफिल के बाद कम से कम 25 दिनों का इंतजार करना होगा, जबकि पहले यह अवधि 21 दिन की थी। यह फैसला पैनिक बाइंग और होर्डिंग रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि युद्ध रोकने के बाद घरेलू एलपीजी की मांग में 15 से 20% की अचानक बढ़ोतरी हुई। लोग भविष्य में आपूर्ति बाधित होने के डर से पहले से ही सिलेंडर बुक कर रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि देश में एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति है और स्टॉक भी मजबूत स्थिति में है। बुकिंग की न्यूनतम अवधि बढ़ाकर इन्वेंट्री को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकेगा। तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को फिलहाल नहीं बढ़ाने का भी फैसला किया है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां मौजूदा लागत दबाव को कुछ समय तक सहन करेंगी। तो एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ग्लोबल ऑयल मार्केट पर नजर रख रही है, लेकिन अभी रिटेल फ्यूल कीमतें बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। तो 21 नहीं, अब 25 दिन बाद ही एलपीजी की बुकिंग हो सकेगी। ईरान इजराइल वॉर के बीच सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया। 21 नहीं, बल्कि अब 25 दिन के बाद ही अगला सिलेंडर बुक हो सकेगा। तो बताया जा रहा है कि ईरान इजराइल वॉर के चलते लोग पहले से ही बुकिंग करके सिलेंडर्स का स्टॉक रखने की कोशिशों में जुटे हुए थे, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला लेते हुए बड़ा बदलाव किया गया है। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में ये बड़ा बदलाव किया गया है और अब 21 नहीं, बल्कि 25 दिन के बाद ही एलपीजी की अगली बुकिंग हो सकेगी। वहीं मिडिल ईस्ट संकट का भारत पर भी असर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैस सप्लाई की वजह से मुंबई के 20% होटल बंद हैं। मुंबई में कमर्शियल गैस की भारी कमी देखने को मिल रही है। तो ईरान इजराइल जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में टेंशन है। अमेरिका, इजराइल लगातार गैस तेल रिफाइनरी को निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है। खराब हालातों के बीच कई देशों ने तो रिफाइनरी बंद ही कर दी है। जब गैस का उत्पादन ही नहीं हो रहा तो दूसरे देशों तक गैस पहुंचेगी कैसे, ये बड़ा सवाल है। इसका गहरा असर भारत में भी देखा जा रहा है। पहले बेंगलुरु और अब मुंबई में कमर्शियल गैस का संकट देखा जा रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि मुंबई में एलपीजी सिलेंडरों की भारी कमी हो गई है और जब गैस ही नहीं मिलेगी तो होटल रेस्टोरेंट्स में खाना बनेगा कैसे,
ये सवाल है। तो गैस संकट की वजह से कई होटल रेस्टोरेंट्स पर फिलहाल बंद होने का संकट मंडरा रहा है। तो ऊर्जा का संकट मुंबई के सामने कई सालों के बाद खड़ा हुआ है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर्स की भारी कमी हो गई है। इस वजह से करीब 20% होटल और रेस्टोरेंट्स को अपना संचालन बंद करना पड़ा है। तो मुंबई में कमर्शियल गैस की भारी कमी देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट संकट का भारत पर व्यापक असर अब दिखने लगा है। गैस सप्लाई की वजह से मुंबई के 20% होटल बंद हो गए हैं। तो मुंबई में कमर्शियल गैस की भारी कमी के चलते ये क्राइसिस देखने को मिल रही है। गैस सप्लाई बाधित होने की वजह से मुंबई में 20% होटल और रेस्टोरेंट्स बंद हैं। तो मिडिल ईस्ट संकट का भारत पर यह व्यापक असर दिखाई दे रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हम ईरान पर हमला नहीं करते तो वो 1 हफ्ते के अंदर हम पर हमला कर देते। ट्रंप ने कहा कि वो 1 हफ्ते के अंदर हम पर 100% हमला करने वाले थे। वो तैयार थे, उनके पास अनुमान से कहीं ज़्यादा मिसाइलें थी और वो हम पर हमला करने वाले थे। वो पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल पर हमला करने वाले थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अंतिम जीता का आह्वान करते हुए कहा कि हमने एक छोटा सा अभियान चलाया क्योंकि हमें लगा कि कुछ बुराई को खत्म करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि फिर मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि एक अल्पकालिक अभियान होगा। उन्होंने कहा कि हमने कई मायने में जीत हासिल कर ली है, लेकिन अभी ये पर्याप्त जीत नहीं है। हम पहले से कई अधिक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि अंतिम विजय प्राप्त कर सके और इस लंबे समय से चले आ रहे खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर सकें। Have no choice. Number one, if we didn't go in, they would have come in after us, because I see the Democrats trying to justify it, and they're failing because the voter on the street is saying, "You got to be kidding." But I see where they're going. Where they're always saying, "No, there was no reason." Well, I'll give you the best reason of all. Within a week, they were going to attack us 100%. They were ready. They had all these missiles, far more than anyone thought, and they were going to attack us. But they were going to attack all of the Middle East and Israel. And if they had a nuclear weapon, they would have used it on Israel. And this was going to be a major attack. And they had all of those missile sites and all those launchers that we got rid of, about 80% of them right now, by the way. Got rid of most of the, see it's died down to a trickle. There are very few launchers left. What our military has done is amazing. They wiped out almost 20%, maybe 22, 23%, but the rest are going very quickly. And the missiles have been largely knocked out. The drones have been knocked down, and we're hitting where they make the drones. We know them all, and we're knocking the hell out of that now where they manufacture the drones. A lot of work, a lot of brilliant work, but we're going to have a much safer world as soon as it's finished, and it's going to be finished pretty quickly. With the help of our House Republican majority, we passed the largest tax cut. Have no choice. तो अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 11वां दिन आज है और राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उस पर 20 गुना ज़्यादा ताकत से हमला करेगा। दुश्मन के पूरी तरह खत्म होने तक ये जंग जारी रहेगी। ट्रंप ने यह भी बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान में अब तक 5000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि कुछ बहुत अहम ठिकानों को अभी जानबूझकर नहीं निशाना बनाया गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर बाद में कार्रवाई की जा सके। फ्लोरिडा के डोरल शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने इस युद्ध में काफ़ी बड़ी बढ़त हासिल कर ली है और हो सकता है कि ये लड़ाई जल्द खत्म हो जाए, लेकिन फिलहाल मिलिट्री ऑपरेशंस जारी रहेंगे। तो लगातार ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जिस तरीके का गतिरोध देखने को मिल रहा है, उसके बीच डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईरान पर 20 गुना ज़्यादा ताकत से हमला करेंगे अगर ईरान नहीं मानता है तो। उन्होंने कहा कि दुश्मन के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लगभग 5000 से ज़्यादा ठिकानों पर अब तक हमले किए जा चुके हैं और कुछ ठिकानों को जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उन्हें फ़िलहाल नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, लेकिन ये एक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उन ठिकानों को भी वक्त आने पर निशाना बनाया जा सकता है और ईरान ने अगर किसी भी तरह का कोई गलत कदम उठाया तो ईरान पर
20 गुना ज्यादा ताकत के साथ अब हमला किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दुश्मन के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी, सारे मिलिट्री ऑपरेशंस लगातार चलते रहेंगे। वहीं ईरान युद्ध जल्द खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से बात की है। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने पत्रकारों को बताया कि ट्रंप ने ईरान और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करने के लिए पुतिन को फोन किया। यह बातचीत लगभग 1 घंटे तक चली। तो बातचीत रचनात्मक और स्पष्ट थी। क्रेमलिन का कहना है कि रूसी सेना यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए कीव को बातचीत के लिए सहमत होना पड़ेगा। ट्रंप ने यूक्रेन संघर्ष जल्द खत्म करने में फिर से रुचि व्यक्त की। दूसरी तरफ पुतिन ने ईरान युद्ध जल्द खत्म करने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे हैं। उशाकोव ने बताया कि दोनों नेताओं ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति के संदर्भ में यूक्रेन संघर्ष और वेनेजुएला की स्थिति पर भी चर्चा की है। तो ट्रंप ने पुतिन को फोन किया। ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत हुई और काफी रचनात्मक इस बातचीत को माना जा रहा है। तो ट्रंप ने पुतिन को फोन किया है और जिस तरीके का संघर्ष इस वक्त जारी है उसको लेकर दोनों के बीच फोन पर भी ये बातचीत हुई है। ईरान के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि काफी रचनात्मक और स्पष्ट रूप से दोनों के बीच ये चर्चा हुई है। वहीं सियासी हलचल और राज्यसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर समृद्धि यात्रा के 3rd फेज का आगाज कर दिया है। 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण से समृद्धि यात्रा की शुरुआत हुई थी। बजट सत्र के कारण स्थगित इसे किया गया था। आज से अपने 3रे चरण में प्रवेश कर रही है। अगले 5 दिनों तक मुख्यमंत्री का ठिकाना सीमांचल और कोसी का इलाका होगा। तो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और प्रशासनिक जवाबदेही तय करना है। तो कैबिनेट सचिवालय के अनुसार सीएम ने न केवल अधिकारियों के साथ बैठक की है, आगे भी वो बैठकें करेंगे, बल्कि आम जनता से सीधा संवाद कर योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपौल और मधेपुरा जिले में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। वो विभिन्न निर्माण स्थलों का स्पॉट विजिट करेंगे और स्थानीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश भी देंगे। तो आज का रात्रि विश्राम मधेपुरा में निर्धारित किया गया है। वहीं 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव में 7 राज्यों के 26 उम्मीदवार बिना मुकाबले के ही निर्वाचित हो गए हैं। इनमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। कई राज्यों में विपक्षी दलों ने उम्मीदवार नहीं उतारे, जिसके कारण ये नेता बिना मतदान के ही राज्यसभा पहुंच गए। हालांकि बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 सीटों पर मुकाबला होना तय है। इन राज्यों में अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में होने के कारण चुनाव कराया जाएगा। तो नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख के बाद बिहार की 5, ओडिशा की 4 और हरियाणा की 2 सीटों पर चुनाव 16 मार्च को होंगे। तो बताया जा रहा है कि राज्यसभा की 11 सीटों पर मुकाबला होगा। राज्यसभा चुनाव से पहले ही कई उम्मीदवार जो हैं वो सीधे राज्यसभा पहुंच गए हैं, जिनमें शरद पवार, रामदास आठवले का नाम शामिल है। लेकिन अभी भी 11 सीटों पर मुकाबला होना है। 26 नेता फिलहाल निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं राज्यसभा के लिए, क्योंकि उनके सामने कोई और उम्मीदवार नहीं था, इसलिए वो सीधे राज्यसभा पहुंच गए हैं। लेकिन अब भी 11 सीटों पर मुकाबला होना है और निर्धारित किया गया है कि 16 मार्च को चुनाव होंगे। वहीं इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ एक एग्रीमेंट किया है। इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन रिको रिकार्डो सिरेत ने यह जानकारी दी है। भारत और रूस की को ओनरशिप वाली कंपनी ब्रह्मोस ने रॉयटर्स को बताया कि वो जकार्ता के साथ $200 मिलियन से $350 मिलियन की डील पर एडवांस्ड बातचीत कर रहे हैं। रिको ने कहा कि यह एग्रीमेंट मिलिट्री हार्डवेयर और डिफेंस कैपेबिलिटीज के मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है। इससे पहले फिलीपींस ने भी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदा था। तो भारत के साथ यह एग्रीमेंट किया गया है। इससे पहले फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा था। तो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इंडोनेशिया खरीदने वाला है, जिसको लेकर भारत के साथ एग्रीमेंट हुआ है।
$200 मिलियन से $350 मिलियन की डील बताई जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए 3 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि वो सुबह सुबह कालीघाट काली मंदिर दर्शनों के लिए पहुंचे थे, जहां कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखा दिए और गो बैक के नारे भी लगाए। मंदिर में दर्शन करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हमने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में बिना किसी हिंसा, बिना किसी दबाव के चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भगवान दक्षिणेश्वर की हमने पूजा की, माँ का आशीर्वाद लिया और चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में हिंसा रहित और दबाव रहित चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। जय भारत, जय हिंद। भगवान। वहीं अमेरिका में लॉस एंजलिस के बेवर्ली हिल्स में मशहूर सिंगर रिहाना के घर पर फायरिंग की गई है। इस मामले में पुलिस ने एक 30 साल की महिला को हिरासत में लिया है। तो आरोप है कि महिला ने रिहाना के घर पर कई राउंड फायरिंग की। जब यह हमला हुआ उस दौरान रिहाना अपने घर के अंदर ही थी। फायरिंग की यह घटना 8 मार्च की दोपहर की है। पुलिस के हवाले से बताया गया है कि फायरिंग की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच गई थी। गोलीबारी के कुछ देर बाद करीब 1:21 पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने उसी लोकेशन से एक आरोपी को हिरासत में लिया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी महिला अपनी कार में थी और गाड़ी के अंदर से ही उसने रिहाना के घर पर कथित तौर पर कई राउंड फायरिंग की और फिर तुरंत वहां से रवाना हो गई। तो जिस वक्त फायरिंग हुई रिहाना अपने घर पर ही मौजूद थी। अमेरिका में रिहाना के घर पर यह फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि एक महिला ने उनके घर में कई राउंड फायरिंग की। जिस वक्त ये फायरिंग हुई रिहाना अपने घर पर मौजूद थी। जैसे ही पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और महिला को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो बताया जा रहा है कि एक महिला ने रिहाना के घर पर कई राउंड फायरिंग की है। अमेरिका में बेवर्ली हिल्स में रिहाना का घर है। टेस्ला कार में बैठी महिला ने 10 राउंड फायरिंग की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।